नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ किरण। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन का, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग इंडिया। तो हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में बात होगी सोच की बात की, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग इंडिया में बात होगी चार बड़ी खबरों की। चार बड़ी खबरों में सबसे पहले खबर जो है वो है बरेली से, जहां पर अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटरों को गाजियाबाद में एनकाउंटर में मार गिराया गया है। यूपी एसटीएफ और दिल्ली हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये एनकाउंटर हुआ है। और वहीं देखिए कि वैष्णो देवी की यात्रा दूसरी खबर के तौर पर होगी गीतू। बिल्कुल, और वैष्णो देवी यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है किरण। हम अपने दर्शकों को इस खबर की भी जानकारी देंगे विस्तार से। तो इससे पहले कल वैष्णो देवी यात्रा खराब मौसम की वजह से रोकी गई थी। बता दें कि कल ही 22 दिन बाद वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन खराब मौसम के चलते इसे रोक दिया गया है। और इसी के साथ एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच एक और महामुकाबला खेला जाएगा। ये तीसरी बड़ी खबर के तौर पर पूरी जानकारी देंगे। दोनों टीमों ने सुपर 4 राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और देखिए कि दोनों टीमों के बीच में होने वाले इस महामुकाबले की तारीख भी तय हो गई है। तो वही अगली खबर होगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई, जो कि बुधवार की रात पटना पहुंचे हैं। कल वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से चुनाव पर समीक्षा करेंगे। बिहार दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का मकसद उन सीटों पर जीत को पुख्ता करना है जहां पर बीजेपी पहले से मजबूत है। और ऐसे में देखिए ये चार बड़ी खबरों पर गीतू हम जो है विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बात जो है अपने इस बुलेटिन में हम करेंगे आज के मूड की। देश का मूड क्या कुछ कह रहा है, तो देश का मूड है यूपी पुलिस को लेकर के। पुलिस ने दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले शूटरों को मार गिराया है। बिल्कुल, और ऐसे में बरेली में फिल्म एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर जिस तरह से फायरिंग हुई थी, इस मामले को लेकर अब पुलिस ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को गाजियाबाद में एनकाउंटर में मार गिराया गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दोनों बदमाशों के नाम रविंद्र और अरुण बताए जा रहे हैं। तो गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में ये पूरी कार्रवाई की गई। और बिल्कुल देखिए कि संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त कार्रवाई जो है वो एसटीएफ यानी कि यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की तरफ से की गई। और वहीं हरियाणा एसटीएफ ने भी यहां पर अपना सहयोग दिया है, यानी कि 3 राज्यों के यहां पर देखें तो एसटीएफ और स्पेशल सेल ने मिलकर के ये संयुक्त कार्रवाई की है। और मारे गए दोनों शूटर कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के हैं। और ऐसे में इनके ऊपर जो है 1-1 लाख का इनाम भी घोषित था। और ये बहुत बड़ी सफलता है जो एनकाउंटर में मार गिराया गया। बिल्कुल, और एक तरह से यूपी पुलिस ने ये सफलता हासिल की है, क्योंकि लगातार जिस तरह से दिशा पाटनी के पिता सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उनसे यही कह रहे थे कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और एक तरह से बड़ी सफलता है, क्योंकि यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा भी जारी है। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे थे। और इस तरह का खौफ का माहौल कम से कम किरण उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कानून व्यवस्था को यहाँ पर मजबूत किया जा रहा है। बिल्कुल, और इसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था और निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तारी हो। लेकिन इस बीच में देखिए ये मुठभेड़ जब हुई है, पुलिस पर फायरिंग जो है ये दोनों गैंगस्टर जो है वो करने लगते हैं, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में ये दोनों इस एनकाउंटर में ढेर हो जाते हैं। ऐसे में याद होगा कि दिशा पाटनी के जो बरेली वाला घर है वहां तकरीबन 3:30 बजे रात में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। वो भी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को गीतू दिखाई थी, जिसमें डर का एक माहौल था पूरे मोहल्ले में। देखे तो हड़कंप सा मच गया था। कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 12 राउंड या इससे कहीं ज्यादा जो है वो फायरिंग है। और उसके निशान भी उस घर में अभी भी मौजूद है। और इसी के तहत देखिए सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ था, इनमें इन दोनों की तस्वीर भी कैद हो गई थी। और इसी के आधार पर ये पूरी कार्रवाई जो है, जो संयुक्त कार्रवाई है, और किरण यहाँ पर ये देखिए कि ये जो फायरिंग की गई है, गोलियों के निशान घर पर है, लेकिन जो डर का माहौल इलाके में बना, वो हम उसकी अगर चर्चा करते हैं तो एक तरह से कोशिश यही थी रोहित गोदारा गैंग और गोल्डी बराड़ गैंग के सदस्यों की कि कम से कम
में खौफ का, डर का माहौल बनाया जाए। हालांकि किसी पोस्ट को लेकर ये कंफ्यूजन एक तरह से था, क्योंकि दिशा पाटनी की बहन ने एक पोस्ट किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी फायरिंग होती है, यानी डर खौफ बनाने की एक तरह से यहाँ पे साजिश की गई थी। वहीं बरेली में फिल्म एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर जिस तरह से फायरिंग हुई थी, और एक तरह से माना जाए किरण, पुलिस को इसमें बड़ी कामयाबी मिली है। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को गाजियाबाद में एनकाउंटर में मार गिराया गया। और वहीं देखिए कि मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। और दोनों बदमाशों के नाम रविंद्र और अरुण है। और ऐसे में देखिए कि गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में ये कार्रवाई जो है वो हुई है, संयुक्त कार्रवाई हुई है। यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, हरियाणा एसटीएफ ने मिलकर के ये कार्रवाई जो है वो की गई और मारे गए दोनों शूटर कुख्यात गैंगस्टर, 1-1 लाख का इन दोनों के ऊपर में इनाम था। बिल्कुल। और गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य थे, यानी इससे पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे हैं। और इस तरह के गैंग्स का मकसद यही होता है कि इलाके में अपना खौफ बरकरार रखना। और कई बार ये भी देखा जाता है किरण, यहाँ पर जो अवैध वसूली है वो भी एक मकसद होता है, क्योंकि दिशा पाटनी एक एक्ट्रेस है। अक्सर हम देखते हैं जो फिल्म अभिनेता अभिनेत्री हैं, उनसे एक तरह से रंगदारी की जो रकम है वो वसूलने का काम होता है। तो बहाना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा था कि उन्होंने एक ऐसी विवादित पोस्ट दे दी थी यहाँ पर कुछ धर्मगुरुओं को लेकर, और वो शायद इस गैंग को नापसंद आया, लेकिन उसके बाद जब पोस्ट डिलीट कर दी जाती है, फिर क्यों यहाँ पर फायरिंग होती है? बिल्कुल। और देखिए ये जो है दोनों जो यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी जो हैं, उनके बयान जो उन्होंने कहा था लड़कियों को लेकर के या शादियां क्यों नहीं टिकती हैं उसको लेकर के, उस पर अपना एक वक्तव्य जो है वो खुशबू पाटनी जो कि दिशा पाटनी की बहन है उन्होंने रखा था। और उन्होंने जो कहा था उसी से नाराजगी, और ये जब जिम्मेदारी ली गई है गैंगस्टर्स की तरफ से, इस गैंग की तरफ से, तो उन्होंने इसका जिक्र किया कि यही वीडियो पर हमारी नाराजगी है जो यहाँ पर कहा गया था खुशबू पाटनी की तरफ से, इसलिए हमने ये फायरिंग की थी। और जी, दिशा पटानी के घर पर 2 अपराधियों ने फायरिंग की थी। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। गैंग को वर्कआउट किया गया और सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। इसमें रविंद्र का आपराधिक इतिहास अच्छा खासा है, इसके द्वारा पुलिस पर भी पूर्व में फायरिंग की गई है। मुठभेड़ में इनके पास से 2 बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद हुए हैं, जिसमें एक जिगाना की पिस्टल है और एक ग्लॉक की पिस्टल है। साथ ही बड़ी संख्या में 9mm के कारतूस भी बरामद हुए। और वहीं दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आभार जताया। उन्होंने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि बदमाशों को बहुत ही कम समय में ठिकाने लगा दिया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। तो देखिए किरण, ये जो दिशा पाटनी के पिता हैं वो भी आभार व्यक्त कर रहे हैं, और सीधे तौर पर क्योंकि सीएम योगी आदित्य से मिले थे और उसके बाद जब इस तरह से कार्रवाई हुई है तो जाहिर सी बात है खुशी भी है, संतुष्टि भी है। और बिल्कुल जो डर का माहौल था उसको लेकर के एक संदेश जो है वो लोगों के बीच में भी गीतू गया है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है आपके साथ है, और अगर इस तरह से कोई डर का माहौल पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। यही एक साफ संदेश जो है अपराधियों के लिए गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद के जो है अभिषेक पंडित वो हमसे जुड़ चुके हैं गीतू, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। अभिषेक, ये एनकाउंटर कितने बजे हुआ, क्या कुछ रहा, विस्तार से हम जानकारी चाहेंगे। जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद ही उन्होंने कह दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। उसी क्रम में ये बरेली में 12 सितंबर को अभिनेत्री दिशा पाटिल के घर पर इन्हीं
लोगों द्वारा फायरिंग की गई, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार, जो मुख्यमंत्री है या और कानून व्यवस्था की जितनी भी टीम है, एसटीएफ है, वो बिल्कुल ही इन गैंग के पीछे सक्रिय होकर लग गई थी। वहीं सबसे बड़ी बात यह रही कि आपका यूपी और एसटीएफ और दिल्ली एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ तीनों ने मिलकर संयुक्त इस जो गैंग पर है वो नजर रखी और उन्हें कल रात में इसकी सफलता भी मिली। आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोनी ट्रोनिका सिटी इलाके से ये बदमाश जो थे वो गुजर रहे थे, जहां पर एसटीएफ की टीम ने इनकी घेराबंदी की और इन्होंने उन पर फायरिंग कर दी। तो जवाबी फायरिंग में जो भी एसटीएफ की टीम थी उन्होंने भी फायरिंग की, जिसमें कि दोनों जो अपराधी थे उनके गोली लगने से घायल हो गए थे। उन्हें जिला अस्पताल, निजी अस्पताल लेके जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। तो सबसे बड़ी बात ये देखी गई कि इस मामले में कि जितने भी अपराधी हैं उन्हें एक आगे सबक मिलेगा जी। बिल्कुल। और अभिषेक, ये भी देखिए कि यहाँ पर रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ जैसे गैंग्स अगर उत्तर प्रदेश में सक्रिय होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से योगी सरकार एक्टिव है, यहाँ की पुलिस एक्टिव है, तो ऐसे में ये संदेश जाना जरूरी था कि यहाँ पर किसी भी गैंगस्टर्स की नहीं चलने वाली है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल। तो हम अभिषेक का देखिए, अभिषेक से कनेक्शन हमारा टूट गया है, लेकिन ये देखिए ये जो गोली के निशान है वो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को गीतू, कि किस तरह से ताबड़तोड़ जो है वो फायरिंग की गई थी। और समझिए जब फायरिंग होती है तो डर कितना ज़्यादा होता है। और सीसीटीवी जो कैमरा बाहर में लगा हुआ था उसमें ये दोनों ही जो है कैद हो गए थे। अब उसी के आधार पर इन दोनों को जो है पकड़ने के लिए जब तीनों राज्यों की एसटीएफ जाती है तो वहाँ पर एनकाउंटर, और एनकाउंटर के बाद अस्पताल में भर्ती, फिर उनके बाद उनकी मौत हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन राहत की बात है कि कम से कम परिवार अब खुश है कि ऐसे गैंगस्टर्स पर कार्रवाई हुई है। आगे बढ़ते हैं किरण, बात करते हैं नवरात्रि की, जिसके ठीक पहले लाखों करोड़ों भक्तों के लिए आखिरकार माता वैष्णो देवी का बुलावा आ गया। लेकिन वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू तो हुई है, लेकिन यात्रा को लेकर भक्तों में खास उत्साह जिस तरह से है वो ऐसा लग रहा है क्योंकि बीच में इस यात्रा को रोक दिया गया था। इसके पहले खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी और लैंडस्लाइड और लगातार बारिश जो हो रही है, भारी बारिश जो हो रही है, उसके चलते 22 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वैष्णो देवी यात्रा बुधवार को दोबारा शुरू हुई थी। श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे थे, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं रह पाई क्योंकि शाम को खराब मौसम के कारण तीर्थ यात्रा को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। और वहीं देखिए कि मौसम सही होने पर आज एक बार फिर से वैष्णो देवी यात्रा को शुरू किया गया है। श्राइन बोर्ड ने नवरात्रि से पहले देश और विदेश के लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को ये एक बड़ी खुशखबरी दी है। और आपको देखिए ये भी बताया कि तीर्थ यात्रा 26 अगस्त को स्थगित कर दी गई थी। कुछ घंटे पहले ही देखिए मंदिर जाने वाले मार्ग पर एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था, लैंडस्लाइड हो गया था, जिसमें 34 जो तीर्थयात्री हैं उनकी मौत हो गई थी, 20 अन्य घायल हो गए थे। और उसी के बाद से लगातार इस यात्रा को जो है बंद रखा गया ताकि किसी तरह की और अनहोनी घटना ना हो, जानी नुकसान ना हो। और जैसे ही देखिए प्रशासन ने ये सोच रखा था कि मौसम जो है वो ठीक होगा, वैसे ही इस यात्रा को हम फिर से जो है वो शुरू करेंगे। बिल्कुल, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, फिलहाल हम क्या माने कि यात्रा शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले जब यात्रा शुरू हुई थी उसे फिर से रोक दिया गया था। अब कुल मिलाकर क्या अपडेट है? क्या नवरात्रि में इस यात्रा को शुरू किया जा रहा है या 1 या 2 दिन के अंदर इसे शुरू किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बड़ा अपडेट इस समय हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो दोबारा से बहाल कर दी गई है। सुबह 4 बजे से यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है वो खोल दिए गए हैं। हालांकि कल शाम को 5:30 बजे जब मौसम खराब हुआ था उस समय इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था और रजिस्ट्रेशन काउंटर्स जो है वो बंद कर दिए गए थे। लगातार हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि करीबन 22 दिनों के बाद इस यात्रा को कल जो है वो सुचारू रूप से शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद शाम को मौसम खराब होने के बाद एहतियातन इस यात्रा को बंद कर दिया गया था। हम देखें तो ये इस मार्ग पर जो अधिकारी के पास मनोकामना भवन है वहां पर एक लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें 34 लोग उस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए थे और भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा था। 34 लोगों श्रद्धालुओं की जो है वो मौत हो गई थी। उसके बाद एहतियातन सभी तरीके के सिक्योरिटी ऑडिट्स जो हैं वो यात्रा रूट पर किए जा रहे थे कि कहीं पर और कोई ऐसा लूज बोल्डर या कोई लूज पहाड़ तो नहीं है जिसकी वजह से यात्रियों को आने वाले दिनों में जो है वो मुसीबत का सामना करना पड़े। तो वो सारी जो जांच थी, जो सुरक्षा ऑडिट था, वो पूरा कर लिया गया है और अब जो है वो यात्रा को सुचारू कर दिया गया
गया है और अब नवरात्र के पावन दिनों रमन, में हमने माता के देखा भक्त जो था हैं वो कि माता के दरबार पहुंचकर जब हाजिरी लगा इस सकते हैं। यात्रा को दोबारा से शुरू करने की बात हुई थी, उस समय में मार्ग जो है वो वैकल्पिक एक चूज किया गया था। क्या आज भी जो ये यात्रा दोबारा से तीसरी बार अगर हम कहें कि शुरुआत की एक तैयारी चल रही है, तो मार्ग में कोई बदलाव किया गया है? देखिए किरण, कल सुबह जब यात्रा की शुरुआत हुई थी तब लगातार इस बात को लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि ताराकोट का जो वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है उस मार्ग से यात्रा को छोड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद दोपहर के बाद दोनों ही मार्ग, चाहे वो पारंपरिक मार्ग हो या वैकल्पिक मार्ग हो, उनसे यात्रा को जो है वो शुरू कर दिया गया था। और शाम 5:30 बजे के बाद जब मौसम खराब हुआ तो एक बार फिर यात्रा को जो है वो सस्पेंड कर दिया था। और आज सुबह 4 बजे से जैसे ही रजिस्ट्रेशन काउंटर्स खोले गए हैं तो फिर दोनों ही रूट से, चाहे वो पारंपरिक मार्ग जो आदिक्वारी से होते हुए आगे का रास्ता जो कवर करता है, यानी कि चरणपाद, दर्शनी ड्योढ़ी चरणपाद का बाणगंगा होते हुए आदिक्वारी, और फिर वहां से हाथीमत्ता होते हुए आप जो है वो पहुंचते हैं माता के दरबार में, तो वो भी वाला रूट, और ताराकोट से आदिक्वारी होते हुए जो आगे का रूट जो है बैटरी कार वाला रूट, उन दोनों रूट्स को जो है फिलहाल सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है और यात्रा जो है वो बहाल कर दी गई है। यात्री ये भी बताइएगा, जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था जी, वो भी वैष्णो देवी की यात्रा का ही मार्ग था, तो क्या उसे दुरुस्त कर लिया गया है? और भक्तों में किस तरह का उत्साह दिख रहा है? क्या डर है उनके बीच? क्योंकि हम देख रहे हैं बारिश के दौरान लैंडस्लाइड्स की घटनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए, निश्चित रूप में अगर हम भक्तों की बात करें तो भक्त तो पहले दिन से ही, जिस दिन ये हादसा हुआ था 26 तारीख को, उसके अगले दिन से ही इस बात को लेकर आतुर थे कि वो माता के दरबार जाना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। उनको कोई दुविधा, कोई बाधा जो है वो रोक नहीं सकती है। लेकिन प्रशासन, जो श्राइन बोर्ड है, उसने जो है हमने कहा था कि एहतियातन तौर पर जो सुरक्षा ऑडिट करवाने थे, क्योंकि लगातार अगस्त के महीने में जिस तरीके से बारिश हुई है, जुलाई में भी बारिश हुई है और सितंबर के महीने में भी लगातार बारिश जारी रही है, तो इन बारिशों को देखते हुए पहाड़ों में नमी बहुत ज्यादा हो गई थी और नमी होने के बाद जब धूप खिलेगी तो ये पहाड़ कहीं ना कहीं चिटकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये यंग माउंटेन्स हैं, कोई बहुत पुराने पहाड़ नहीं है। त्रिकुटा का पर्वत जो है वो यंग माउंटेन्स की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे में जब इनमें धूप लगती है तो कहीं ना कहीं दरार पड़नी शुरू हो जाती है और ऐसे में दोबारा कोई हादसा हो सकता था। इस चीज को देखते हुए एहतियातन जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से इस यात्रा को 22 दिनों तक जो है वो बंद रखा गया था। सभी तरीके के ऑडिट किए गए और जिस जगह पर लैंडस्लाइड हुआ था, यानी कि आदिक्वारी के पास जो भवन है उसके पास में ही ये लैंडस्लाइड हुआ था, उसको पूरी तरीके से दुरुस्त कर दिया गया है। जो शेड टूटा था उस शेड को पूरी तरीके से रिपेयर कर दिया गया है। तो अब भक्तों में किसी भी तरीके का डर या संकोच नहीं है। जो भी भक्त देश विदेश से माता के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, चाहे वो नॉर्मल डेज हो या नवरात्रों के दिन हो, वो माता के दरबार में पहुंचकर अपनी हाजिरी जो है हम देखते हैं कि जो माँ के दर्शन के लिए जाते हैं, कोई पैदल यात्रा के जरिए, कोई घुड़सवारी के जरिए, कोई कहे तो डोली में बैठ करके इस तरह से, लेकिन एक हेलीकॉप्टर के जरिए भी कई लोग पहुंचते हैं जो चल नहीं पा सकते या फिर जिनको जल्दी होती है, जिनको जल्दी माँ के दर्शन करने के लिए उनके दरबार में पहुंचना होता है। ऐसे में हेलीकॉप्टर मार्ग की अगर हम बात कर लें तो मौसम कितना साथ दे रहा है? क्या वो सुचारू तौर पर अभी भी जारी है, उसकी शुरुआत है, या फिर अभी उसमें अभी जो है रोक लगी हुई है कि हेलीकॉप्टर के जरिए कोई भी श्रद्धालु जो है वो नहीं जा पाएंगे ऊपर? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो किसी भी तरीके की कोई रोक जो है वो नहीं बताई गई है। चाहे घोड़े के माध्यम से जाना हो, चाहे पालकी के माध्यम से जाना हो, या किसी को पैदल यात्रा करना हो, आदिक्वारी के ऊपर जो है वो बैटरी कार भी आपको उपलब्ध होती है। खासतौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं या जिनके पास छोटे बच्चे हैं, उनको प्राथमिकता इसमें दी जाती है। तो वो भी रास्ता जो है वो पूरी तरीके से खुला है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी बुकिंग्स जो है वो शुरू कर दी गई हैं। और हेलीकॉप्टर सर्विस जो चाहते हैं, जो एक ही दिन में जाकर दर्शन कर वापस आना चाहते हैं और अपने काम धंधे पर वापस जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वो रास्ता भी खुला हुआ है। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो एहतियातन प्रशासन की नजर जरूर मौसम पर बनी हुई है, क्योंकि 19 तारीख तक जो है वो अलर्ट जारी किया गया था। तो निश्चित रूप में मौसम की मार जिस तरीके से माता वैष्णो देवी के यात्रा पर पड़ी है, और पहली बार मेरे ख्याल से कोविड का कार्यकाल अगर हम कार्यखंड जो है उसको छोड़ दें तो पहली बार इतने लंबे समय तक के लिए जो है वो यात्रा को बंद रखना पड़ा है श्राइन बोर्ड को। और ये कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनके सुरक्षा को देखते ही एहतियातन कदम जो है वो उठाए गए थे। लेकिन अब सभी दुविधाएं दूर हो गई हैं और प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने मिलकर जो है वो यात्रा को सुचारू रूप से बहाल कर दिया है। जी किरण। जी बिल्कुल रमन, एक क्योंकि अर्धकुंवारी माँ के दर्शन के लिए जब लोग जाते हैं उसी के पास में ये लैंडस्लाइड, और ऐसे में वो जब माँ के दर्शन करते हैं वापसी में जो है अर्धकुंवारी मंदिर भी जाते हैं, तो ऐसे में वहां पर अभी दर्शन जो है वो भी जा सकते हैं श्रद्धालु, या वहां पर अभी थोड़ी रोक लगी हुई है?
देखिए, जहां तक हमारी जानकारी है, जो ये आदकुआरी से थोड़ा सा नीचे एक जगह पड़ती है, वहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ था और आदकुआरी मंदिर में किसी तरीके का कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ था। हालांकि भारी बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जल जमाव जो है उस इलाके में जरूर हो गया था। लेकिन अब मौसम साफ होने के साथ ही जितने भी ट्रैक पर, चाहे वो दर्शनी देवड़ी हो, चाहे वो चरण पादुका हो, आदकुआरी हो, भैरव बाबा का मंदिर हो, या माता वैष्णो देवी का जो अपना पवित्र स्थान है जहां पर माता वैष्णो देवी विराजमान है अपनी दो बहनों के साथ, वो सभी मंदिर जो हैं, सभी दर्शन के द्वार जो हैं वो खोल दिए गए हैं। और जो भी भक्त आते हैं वो माता वैष्णो देवी का दर्शन करने क्या के माना बाद जाए, मौसम विभाग क्या कह रहा है? क्या ये जो मौसम है वो आने वाले दिनों में भी बेहतर बना रहेगा या फिर कुछ संभावनाएं हैं कि कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप में इस बार अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून 20 जून से जम्मू कश्मीर और पहाड़ी राज्यों के अंदर या उत्तर भारत में हम कह सकते हैं कि एक्टिवेट हुआ था। 20 जून से लेकर अब करीबन आज 18 सितंबर हो चुका है और 18 सितंबर तक मौसम जो है वो लगातार बेरुखी मौसम की देखी जा रही है। हाँ, भी 1 और 2 दिन जो है वो कहीं ना कहीं अलर्ट जरूर दिया गया है, लेकिन धीरे धीरे अब मानसून जो है वो यहाँ से दूर हटता जाएगा और सर्दियों की शुरुआत जो है वो होना शुरू हो जाएगी, जिससे निश्चित रूप में जो लोग हैं जम्मू कश्मीर में या खासतौर पर पहाड़ी राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उनको एक सुकून जो है वो जरूर मिलेगा। जी किरण, बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुँचाने के लिए इतने विस्तार से। और ऐसे में गीतू, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और एशिया कप की बात कर लेते हैं। तो भारत पाकिस्तान का जो मुद्दा अब थमने का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा है। हैंडशेक और इसकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, देखिए वो थम नहीं पाई है कि भारत पाकिस्तान के मैच का अब एक नया शेड्यूल जो है वो तैयार हो गया। पाकिस्तान ने डू और डाई मुकाबले में यूएई को 41 रन से हरा करके सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो वहीं देखिए कि टीम इंडिया पहले ही लगातार 2 मुकाबले जीत करके सुपर 4 में जो है वो पहुंच चुकी है। बिल्कुल, और भारत और पाकिस्तान के बीच अब टक्कर सुपर 4 में एक बार फिर देखने को मिलेगी। तो भारत ने यूएई और पाकिस्तान दोनों को करारी शिकस्त दी थी, जिसके चलते यूएई और पाकिस्तान टीम के लिए सुपर 4 के लिहाज से करो या मरो की स्थिति बन चुकी थी। यूएई के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 146 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 14 बॉल पर नाबाद 29 रन की पारी खेली, तो फखर जमान ने 50 रन, कप्तान सलमान आगा ने 20 रन और विकेटकीपर मोहम्मद हारिस ने 18 रन का योगदान दिया। तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 147 रन का टारगेट चेस कर रही यूएई की टीम 17.5 ओवर में 105 रन पर ऑल आउट हो गई। तो देखिए, एक तरफ ये विवाद और दूसरी तरफ फिर से हो सकता है कि मुकाबला जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच में देखने को मिले। गीतू, आगे बढ़ते हैं और बीजेपी के देखिए मुख्य रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह बिहार के चुनावी रण में उतर चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे और इस दौरान वो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को एक अंतिम रूप देंगे। तो शाह बिहार के 2 अहम मंडलों सासाराम और बेगूसराय का दौरा करेंगे। वहां कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में जानेंगे, आगे कैसे चलना है, क्या रणनीति होगी, इसका खाका तैयार किया जाएगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री के इस दौरे का मूल मकसद है बीजेपी की जिताऊ सीट की पहचान करना और वहां सही उम्मीदवार को टिकट देना। इसलिए इस बार मंत्र रखा गया है, जिस सीट पर है बीजेपी की दावेदारी वहां जीत की तैयारी। तो शाह का दौरा विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति तय करने और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सासाराम और बेगूसराय बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि ये दोनों मंडल बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और बिल्कुल देखिए कि सासाराम मंडल की 30 से अधिक विधानसभा सीटें और बेगूसराय मंडल की लगभग इतनी ही सीटें मिलकर के करीब 60 सीटों का एक बड़ा राजनीतिक आधार जो है वो बनाती है। और पिछले बार इन क्षेत्रों में बीजेपी को आरजेडी गठबंधन से कड़ी चुनौती मिली थी और इसलिए पार्टी यहाँ जो है विशेष रणनीति पर काम कर रही है। बेगूसराय को देखिए बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जबकि सासाराम में पकड़ मजबूत करने की कोशिश चल रही है और यही वजह है कि अमित शाह का दौरा काफी मायने में अहम है और बहुत कुछ तय करने वाला है। तो अमित शाह का संदेश साफ है कि सीट कोई भी हो, जब तक जमीन पर कार्यकर्ता मजबूत हैं और रणनीति पुख्ता है, जीत सुनिश्चित है।